अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली हिंदी में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और इसकी खोज अगर आपसे पूछिए तो इसकी खोज अल्टमैन ने की थी बेसिकली, और कब की थी? 1886 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज की थी और इसका जो नामकरण किया था, किसने किया था? बेंटा। और बेंटा ने इसका नामकरण क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ गया। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो शरीर होता है, जो सांस लेता है, वो किसकी वजह से लेता है? फेफड़ों की वजह से। ओके, तो कोशिकाओं में भी श्वसन होना चाहिए, वो भी तो सांस लेंगे, ठीक है, जीवित रहने के लिए। तो उनमें जो श्वसन स्थल है तो वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकाओं का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें क्या होती है? इसकी संख्या निश्चित नहीं होती, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं और इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। और इसमें क्या होता है? उपयुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, यानी हमको पता है कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है कि ऊर्जा युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और जिसकी वजह से क्या मिलती है? काफी मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो चीज हो रहा है कि ये एक श्वसन स्थल भी है, मतलब कोशिकाओं के लिए श्वसन स्थल देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? इसकी संख्या क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती, मतलब कम ज्यादा हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये क्या कर रहा है? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके आपको ऊर्जा दे रहा है, तो ऊर्जा काफी मात्रा में ऊर्जा देता है, इसलिए इसे यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं में शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अगर कोशिकाओं का शक्ति केंद्र कौन सा है तो माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों है? क्योंकि इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा, हमको सबको पता है कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। अगर डायग्राम्स में हमने देखा होगा तो केंद्रक के अंदर मैंने ब्लैक कलर के 2-3 लाइंस बनाए होंगे, तो वो हमारा डीएनए से रिलेटेड है। तो डीएनए बेसिकली अगर देखा जाए तो केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक के अलावा दो चीजों में और हमारा डीएनए मिलता है। पहला तो हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरा हरित लवण, इन दोनों में भी क्या पाया जाता है? डीएनए, और केंद्रक में तो पाया ही जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? हिंदी में भी इसे लाइसोसोम ही कहा जाता है। लाइसोसोम का जो आविष्कार या फिर खोज किया था, किसने किया था? डी डुवे ने किया था। डी डुवे ने इसकी खोज की थी। अब इसका आकार कैसा होता है? बेसिकली सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, गोल यानी इसका साइज क्या था? स्फेयर शेप में होता है, और एक हरी झिल्ली मतलब काफी पतली झिल्ली होती है, इसे घिरा हुआ क्या होता है? थैलीनुमा इसकी संरचना होती है। इसकी मतलब रचना है, मतलब इसका जो आकार है वो कैसा होता है? सूक्ष्म, छोटा, गोल, और क्या होता है? एक हरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। दूसरा, इसका अगर मेन आपसे पूछा जाए काम, देखिए इसका काम क्या था? ऊर्जा प्रदान करना। अब आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का मेन काम क्या है, तो लाइसोसोम का मुख्य जो अगर कार्य है तो मुख्य कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। मतलब जो भी बाहरी पदार्थ आपसे आ रहे हैं, ठीक है, उनका भक्षण यानी उनको एक तरह से भक्षण करना मतलब होता है आप शिकार करना जैसा होता है, उनका शिकार कर लेना होता है और उन सारी चीजों को पाचन करना मतलब पचा लेना होता है। ठीक है, तो काफी खतरनाक भी होता है। अब इसके बारे में हम पहले देखते हैं। इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो 24 एंजाइम्स पाए जाते हैं। यही एंजाइम्स क्या करते हैं? इनको पचाने में मदद करते हैं। 24 एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए तो भक्षण और पाचन करने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्षण करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड वीसाइड भी कहा जाता है। सुसाइड वीसाइड भी कहा जाता है। तो आपसे ऐसे डायरेक्टली अगर पूछ दिया जाए कि सुसाइड वीसाइड किसे कहा जाता है या आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो बेसिकली क्या है? वो है लाइसोसोम है। अब अगर देखा जाए
तो हम सब ये सारी जो चीजें पढ़ रहे हैं कोशिकाओं के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिकाओं के अंदर भी एक लाइसोसोम पाया जाता है जो बेसिकली क्या कर रहा है कि बाहर की चीजों का भक्षण कर रहा है। अब अगर लाल रक्त कणिकाएं देखी जाए तो लाल रक्त कणिकाएं भी एक तरीके से क्या होती है, हमारी कोशिका होती है, लेकिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर लाइसोसोम हुआ तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारे पूरी बॉडी में मतलब सरवाइव करता है, ब्लड लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, तो फिर कितना घातक हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। वो भक्षण करने का काम नहीं करते, वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन देना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेके शरीर से बाहर ले जाने का काम करते हैं। तो आपसे इसमें इन दोनों में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बना, एक तो आपको पूछा जाए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा बनती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। दूसरा, ये माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल भी है, यानी जैसे हमारा शरीर श्वसन प्रक्रिया करता है फेफड़ों की वजह से, तो ये किसकी वजह से करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। ये हुआ इसमें इंपॉर्टेंट, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हेल्थ फ्लोरम दोनों में पाया जाता है। इसके बाद अगर लाइसोसोम में इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो लाइसोसोम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका आकार है कि बेसिकली स्फीयर जैसा होता है, समझ लीजिए छोटा होता है, स्फीयर जैसा होता है और एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और ये भक्षण और पाचन करने का काम कर रहा है, बहुत खतरनाक होता है बेसिकली। यहाँ पर लोग जाते हैं सुसाइड करने के लिए, आप ऐसा समझ सकते हो। और इसके अंदर क्योंकि सुसाइड करने के लिए अगर जा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए, ठीक है, तो पचाने के लिए सिर्फ 24 एंजाइम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि 24 एंजाइम होते हैं। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं, तो बेसिकली लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लॉजी बॉडी, बेसिकली इसे हिंदी में कहा जाता है ग्लॉजी काय। अब सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की या कब की, इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसकी खोज जो की थी कैमिलो ग्लॉजी ने की थी, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, इटली के वैज्ञानिक थे, ठीक है। कैमिलो ग्लॉजी ने की थी, इसी के नाम से क्या बना आपका ग्लॉजी काय बना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिकली ग्लॉजी काय होता क्या है। तो ग्लॉजी काय होता क्या है कि एक सूक्ष्म नलिकाओं का एक समूह होता है। नलिका मतलब एक ट्यूब की तरह होती है, ठीक है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही बारीक ट्यूब्स होती हैं और एवं थैलियों का बना हुआ एक इसका जो निर्माण होता है, मतलब कहा जाए तो बहुत बारीक बारीक ट्यूब भी होती है एवं थैलियों का बना हुआ एक इसकी संरचना होती है। थैली नुमा बोला जाए इसकी एक तरीके से समझ लीजिए ऐसा कि बहुत सारे जो ट्यूब हैं वो आपस में ऐसे है और एक थैली नुमा क्या बना रही है, आपकी संरचना बना रही है, ठीक है। इसके बाद ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स जो होती है, ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करती है, आपके संश्लेषित प्रोटीन, संश्लेषित प्रोटीन मतलब जो आपके पास जो प्रोटीन है, संश्लेषित प्रोटीन है एवं अन्य पदार्थों का क्या करती है, पुट्टिका के रूप में पैकिंग कर देती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका ग्लॉजी काय के अंदर ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या कर रहा है, बेसिकली जो आपकी संश्लेषित बोला जाए, देखिए एक तरीके से एक रूम है, मान लीजिए आपको यहाँ पर पैकिंग करनी है किसी भी सामान की, मान लीजिए आपको पैकिंग करनी है चावल की, तो आप क्या कर रहे हैं कि पूरे जो चावल बोरी रखी है उसमें से 1-1 किलो वाला मतलब झिल्ली में आप पैक कर रहे हैं और उसको रख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो काम है, चावल को समझ लीजिए प्रोटीन, और जो ये काम कर रहा है उसे समझ लीजिए ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और जो पैकिंग हो रही है उसे कहा जाता है पुट्टिकाएं, ठीक है। पुट्टिकाएं के रूप में पैकिंग हो रही है, जब की पैकिंग होगी इसको समझ लीजिए उसे कहा जाता है पुट्टिकाएं, ठीक है। तो ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स जो क्या करती है, संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग करती है, और पैकिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि जिसको जरूरत होती है वहां ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, है ना। तो बेसिकली ये भी वही काम करती है, स्थानों तक, जो भी आपके गंतव्य स्थानों तक है, जहां तक उसको जरूरत है, गंतव्य स्थानों तक जरूरत है उस स्थानों तक पहुंचाती है। तो बेसिकली ये तो पूरा चीज देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। दूसरी चीज, जो भी आपके पदार्थ होंगे, ठीक है, जो भी बेसिकली जो भी पदार्थ है उनको कोशिकाओं से बाहर स्रावित करती है और कोशिका झिल्ली के बाहर कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर जो चीजें बाहर जानी है, जैसे मान लीजिए आपने पैकिंग वैकिंग की, जो भी है चावलों की पैकिंग की, कुछ पैकिंग क्या होती है कि घर पे ही यूज हो जाएगी,
कुछ पैकिंग आपको ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी दूसरे शहरों में। तो बेसिकली ये क्या करती है, उन पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर स्रावित कर देती है जिनको जरूरत होती है, जो बाहर जाना चाहते हैं, और दूसरा कोशिकाओं झिल्ली, फिर कोशिकाओं से होते हुए वो कोशिका झिल्ली के बाहर चले जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बाहर समझ सकते हैं कि दूसरे स्टेट में चले गए। और बेसिकली मैंने आपको यहाँ बताया कि ये ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का काम कर रहा है। तो आपके पास बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोशिकाओं के लिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनको हर जगह पहुंचाने का काम करें, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यातायात प्रबंधक कौन है कोशिकाओं के अंदर, तो ग्लॉजी कार होता है। ठीक है, और ये किस चीजों का आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन करता है, बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पुटिकाओं के रूप में करता है। दूसरी चीज, ये किन चीजों का निर्माण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका भित्ति और लाइसोसोम। लाइसोसोम हमने इससे पहले पढ़ा है कि लाइसोसोम क्या होता है, घातक होता है, वो क्या करता है, भक्षण और पाचन का काम करता है। तो लाइसोसोम का भी निर्माण कौन करता है, ग्लाजीकाय करता है। ठीक है, ग्लाजीकाय का निर्माण लाइसोसोम का निर्माण ग्लाजीकाय करता है। और उसके दूसरी चीज कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ा था कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, ग्लाजीकाय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ इन दोनों चीजों में। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, देखिए कि जो आपके ग्लाजीकाय के अंदर जो शर्करा होता है, ठीक है, ग्लाजीकाय के अंदर जो शर्करा होता है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि शर्करा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण का काम कर रहा है। दूसरी चीज जो हमें राइबोसोम में अपन को पता है कि राइबोसोम क्या है, आपके प्रोटीन का फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम में जो भी प्रोटीन बन रहा है उसके साथ जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हुआ है उसके साथ राइबोसोम के जो प्रोटीन का जब मिक्सअप होता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन क्यों दिया गया, देखो ग्लाजीकाय के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो और दूसरा प्रोटीन से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका यातायात प्रबंधक हो गया, किन चीजों का निर्माण कर रहा है, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, एक प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, और वो कैसे बनता है, राइसोसोम की जो प्रोटीन है उसके साथ जो बेसिकली आपका ग्लाजीकाय के अंदर जो शर्करा है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करने के बाद जो आपको मटेरियल मिलता है उसके साथ प्रोटीन मिक्स होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि आपका प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुट्टी या पैकिंग करके उसको हर जगह पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत हो। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, सूक्ष्म नलिकाओं का एक समूह होता है जो थैली के रूप में आपको दिखता है। दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लवणों के बारे में, जिसे प्लेस्टिड भी कहा जाता है। बेसिकली अगर लवण देखा जाए तो ये पादप कोशिकाओं के अंदर भी पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हरित लवण जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, सेकेंड हो गया अवर्णित लवण जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, और तीसरा है वर्णित लवण जिसे क्लोरोमोप्लास्ट कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हरित लवण जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कौन से कलर का होता है, हरे रंग या ग्रीन कलर का होता है। और इसके हरे रंग के होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल बेसिकली आपका क्या काम करता है कि प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो अपना भोजन बनाती है। इसलिए क्लोरोफिल यानी इसी की मदद से तो प्रकाश संश्लेषण हो रहा, पौधे अपना भोजन बना रहे, तो क्लोरोफिल जो है वो पादप कोशिकाओं की रसोई कही जाती है, क्योंकि इसी के अंदर पूरा आपका भोजन बनता है। दूसरी चीज आती है कि स्टार्टिंग में तो पत्तियां जो होती है बेसिकली जो इंडिया में पाई जाती है वो ग्रीन कलर की होती है, बाद में वो पीली कलर की क्यों हो जाती है,
क्योंकि पत्तियों में क्या, पत्तियों के पीले रंग के होने की वजह क्या है, क्योंकि उनमें एक कैरोटीन का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ये कैरोटीन पत्तियों को पीला रंग दे देता है। अब हमने यहाँ पर बात की थी प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु, H2O मतलब आपका जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु आपस में जब मिलते हैं और प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल मिलके क्या बनाते हैं, C6H12O6 और जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, और ये C6H12O6 आपका ग्लूकोज कहलाता है, ये आपका जल हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाग ले रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज और किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, आपका ऑक्सीजन में। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण बेसिकली। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सिर्फ आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका कैरोटीन, कैरोटीन की वजह से क्या होती है, पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अवर्णित लवण। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवण कहते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, रंगहीन, कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी का कलर होता है, सिमिलरली वो रंगहीन होता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं बेसिकली कहाँ पाई जाती है, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि जड़ों में, दूसरा भूमिगत तनों में, मतलब जड़ अगर देखा जाए तो वो भूमि के अंदर होता है, वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तनों का कुछ हिस्सा जो भूमि के अंदर तक रहता है उसे कहते हैं भूमिगत तने, ठीक है। इन हिस्सों में सूर्य का प्रकाश जहां नहीं पहुंच पाता वहां पर अवर्णित लवण या फिर ल्यूकोप्लास्ट जो लवण है वो मौजूद होते हैं। दूसरी चीज, ये बेसिकली वहां पर करते क्या है, तो याद रखिएगा कि ये जो होते हैं ये जड़ों में पाए जाते हैं, भूमिगत तल में, तो ये भोजन पदार्थों का संग्रहण करते हैं इन चीजों में, ताकि मतलब लवण के रूप में उन्हें संग्रह करते हैं ताकि जड़ों और भूमि को क्या मिल सके, उसका भोजन प्राप्त हो सके। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जड़ों में जो भोजन का मेन वर्ग है वो कौन कर रहा है, ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। ये कौन से कलर का होता है, रंगीन कलर का होता है। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, जिसे वर्णित लवण कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रंगीन लवण होता है। इससे पहले हमने देखा हरा रंग, ठीक है, उसके बाद देखा रंगहीन लवण। अब इसके बाद देखते हैं रंगीन लवण कैसा होता है। रंगीन लवण बेसिकली क्रोमोप्लास्ट में ये लाल, पीले, नारंगी रंग आदि के होते हैं। अभी कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, देखिए जो आपके फूल हो गए वो अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो किनकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जैसे पुष्प हो गए मतलब फूल हो गए, फल भित्ति है मतलब जो भी फल रहते हैं उसके अंदर का जो कलर हो गया, बीज हो गए अलग अलग कलर के होते हैं ना, तो इन आदि सब चीजों में क्या होता है, आपको क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है जो उसको रंग प्रदान करता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि टमाटर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से है, तो लाइकोपेन की वजह से है, ठीक है। लाइकोपेन की वजह से टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। फिर देखिए गाजर में जो होता है, गाजर का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। गाजर में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। इसके देखिए चुकंदर जो होता है मतलब थोड़ा सा कत्था कलर का आई थिंक सो ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, बेटा नेम की वजह से होता है। तो इस दोनों में इम्पोर्टेंट बेसिकली क्या है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जड़ों और तनों में जो भूमि के अंदर है वहां पर कौन से लवण पाए जाते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णित लवण कहा जाता है। इसका मुख्य काम क्या है कि ये उन पदार्थों में मतलब जो जड़ों के मतलब भूमि के अंदर है वहां पर क्या करते हैं, वो जो पदार्थों का संग्रहण करते हैं, ठीक है, और इसका रंग रंगहीन होता है।
बेसिकली अगर इधर देखा जाए तो ये रंगीन लवण होते हैं, जैसे लाल, पीले, नारंगी रंग के। और ये जो आपको पेड़ों में कहीं भी कलर आपका पार्ट जैसे फूल हो गया, मतलब फलों के अंदर का जो कलर हो गया, बीज हो गया, अलग अलग कलर के होते हैं, वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल बता, जैसे टमाटर हो गया, ये फल के अंदर आ गया, ये सारी चीज फल के अंदर आ गए, तो टमाटर के अंदर लाइकोपीन की वजह से, गाजर के अंदर कैरोटीन की वजह से, और चुकंदर के जो रंग होता है वो विटामिन की वजह से होता है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वैकुलस, दैट मींस उसको हिंदी में कहा जाता है रसधानी। इससे ही समझ में आता है कि अंदर पूरा रस भरा होगा या फिर तरल पदार्थ। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कोशिका के अंदर जो ये निर्जीव संरचना होती है, और इसके अंदर क्या होता है? तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है, एक निर्जीव संरचना जो कि एक तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिकाओं के अंदर ये यानी वैकुलस जो होती है, रसधानी क्या कैसे होती है, तो बहुत सारी होती है, अनेक होती है, और वह बहुत छोटी छोटी होती है। यही चीज पादप कोशिकाओं के अंदर अगर पूछा जाए तो पादप कोशिकाओं के अंदर ये प्राय बहुत बड़ी होती है और केंद्रक में होती है। ठीक है, तो ये दो बेसिकली डिफरेंस हुआ जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है और अनेक बहुत सारी होती है, और ये प्राय बहुत बड़ी होती है, केंद्रक में होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेसिकली केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। ये अगर बोला जाए तो कोशिकाओं का मुख्य अंग होता है और एक तरह से प्रबंधक का काम करता है। केंद्रक जो द्रव्य होता है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो केंद्रक जो द्रव्य होता है उसमें बहुत सारे धागेनुमा पदार्थ होते हैं, और इन्हें मतलब ये आपस में बहुत सारे आपको धागेनुमा पदार्थ दिखेंगे जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली केंद्रक के द्रव्य के अंदर आपको धागेनुमा पदार्थ दिखे, जिसे आपने क्रोमोटीन कहा। क्रोमोटीन बेसिकली किन चीजों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जो धागेनुमा पदार्थ होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। अब ये कैसे गुणसूत्र कहा जाता है? जैसे ही मान लीजिए कि अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो क्या होता है? जब कोशिकाएं पूरी होती है तो वो जब अलग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो धागेनुमा पदार्थ होते हैं वो भी विभाजित हो जाते हैं, और मोटे मतलब इनका जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। पहले काफी लंबे लंबे रहते हैं तो छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, दो अलग अलग। तो इन्हें क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र अगर मनुष्य में कहा जाए तो मनुष्य में अगर देखा जाए तो 23 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के, और चिंपांजी में पूछा जाए तो 24 पाए जाते हैं गुणसूत्र, और बंदर में देखा जाए तो 21 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इन गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो गुणसूत्र बेसिकली जहां पर होते हैं वो बेसिकली क्या होता है? एक लिक्विड पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ के अंदर होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जोड़े के रूप में होता है, तो जोड़े के रूप में होता है, ऐसे मान लीजिए ऐसे जोड़े के रूप में हुआ। ठीक है, ऐसे जोड़े के रूप में विद्यमान है। ऐसे हमारे शरीर में टोटल कितने हैं? 23 जोड़े हैं। अब इन जोड़ों के रूप में अगर ये विद्यमान है तो इस जोड़े को क्या कहा जाता है? ये जो जोड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमेटा, जिसे क्या कहा जाता है? अर्ध गुणसूत्र। क्योंकि ये देखो अगर मैं इसको आधा करूँ तो ये आधा गुणसूत्र है, ये आधा गुणसूत्र है। ठीक है, क्रोमोनिमेटा जो कि अर्ध गुणसूत्र भी कहलाता है। अब इस क्रोमोनिमेटा में क्या होता है? देखिए मान लीजिए ऐसा, बेसिकली ये ऐसा होता है। अब ये वाला जो पोर्शन है जो इसको बेसिकली क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहे हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गुणसूत्र में इतना ही इम्पोर्टेंट है।